नमस्कार दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ बड़ा करने से पहले ही आप खुद को रोक लेते हैं? जैसे कोई अदृश्य दीवार हो जो हर बार आपको आगे बढ़ने से रोक देती है। वो दीवार बाहर नहीं होती, वो आपके अंदर होती है। डर, आत्मसंदेह, पुरानी आदतें और वो दर्द जो आपने सालों से दिल में दबा कर रखा है, यही दीवार बनते हैं। और इसी दीवार को ब्रियाना वीस ने द माउंटेन इज यू में एक नाम दिया है, वो पहाड़ जो आप खुद हैं। ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये आपके अंदर झांकने का एक दर्पण है जो आपको दिखाता है कि कैसे आप ही अपनी सबसे बड़ी बाधा हैं, लेकिन आप ही सबसे बड़ी संभावना भी। ये किताब आपको सिखाती है कि अपने ही भीतर के डर, टाल मटोल, गलत पैटर्न और टूटे हुए विश्वासों से लड़कर कैसे एक नई जिंदगी शुरू की जा सकती है। और सबसे खास बात, ये किताब आपको बदलने के लिए मजबूर नहीं करती, बल्कि आपको खुद से मिलने का मौका देती है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में बार बार फंसे हुए महसूस करते हैं, बार बार वहीं गलतियां दोहराते हैं और सोचते हैं कि आखिर मैं खुद को क्यों नहीं बदल पा रहा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम उस पहाड़ की बात करेंगे जिसे आपको हर हाल में चढ़ना है। और वो पहाड़ कोई और नहीं, आप खुद हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 1। आप ही आपका सबसे बड़ा पहाड़ है। यू आर द माउंटेन। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की मुश्किलें बाहर की दुनिया से आती हैं, हालात, लोग, सिस्टम या किस्मत। लेकिन ब्रियाना वीस इस पहले अध्याय में एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई से पर्दा उठाती है। असल पहाड़ आपके भीतर है। यह पहाड़ आपका डर है, असफल हो जाने का डर, ठुकराए जाने का डर, बदलने का डर। यह पहाड़ आपकी वही आदतें हैं जो आपको बार बार पीछे खींचती हैं। टाल मटोल करना, खुद पर शक करना, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसे रहना या खुद को कम आंकना। यह पहाड़ हर वह चीज है जो आपको अंदर से खा रही है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे। ब्रियाना कहती हैं कि जब हम सेल्फ सबॉटेज करते हैं, यानी खुद को ही रोकते हैं, तो वो हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है। हमारी सबकॉन्शियस माइंड उन अनुभवों को दोहराना चाहती है जो उसे सुरक्षित महसूस कराते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। इसलिए हम उन रास्तों पर लौटते हैं जो हमें दर्द देते हैं, बस इसलिए क्योंकि वही हमारे लिए जाना पहचाना है। इस किताब हमें एक बेहद जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या आप वाकई अपने सपनों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, या आप केवल उसके बारे में कल्पना करना पसंद करते हैं? ये सवाल हमारे अंदर के उस विरोधाभास को उजागर करता है जहां हम कुछ बनना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी बदलाव से डरते हैं। हम बदलाव का विचार पसंद करते हैं, लेकिन बदलाव की प्रक्रिया नहीं। इस अध्याय हमें सिखाता है कि अगर हम सच में अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहले हमें उस पहाड़ को पहचानना होगा जो हमारे ही भीतर खड़ा है। हमें खुद से ईमानदारी से पूछना होगा कि हमारी कौन कौन सी सोच, भावना या आदत हमें रोक रही है, और तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होगी। ब्रियाना बताती हैं कि आत्मविकास की प्रक्रिया कोई सीधी रेखा नहीं है। ये एक जर्नी है जहां आपको बार बार गिरना, उठना और खुद को बदलते देखना होगा। यह दर्दनाक भी हो सकता है, क्योंकि इसका पहला कदम होता है अपने ही अंदर के अंधेरे को पहचानना। इस अध्याय का सार यही है कि आप खुद ही अपने रास्ते के सबसे बड़े रुकावट हैं, और यही सबसे बड़ी संभावना भी। जब आप इस सच को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप न सिर्फ पहाड़ को देख पाते हैं, बल्कि उसे चढ़ना भी शुरू कर सकते हैं। अध्याय 2। खुद को रोकना, अंदर छिपा दुश्मन। सेल्फ सबोटेज, द एनिमी विद इन। दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो कभी न कभी खुद की सबसे बड़ी रुकावट न बना हो। ब्रियाना वीस इस अध्याय में एक गहरा विश्लेषण करती हैं कि हम सेल्फ सैबोटाज यानी आत्म तोड़फोड़ क्यों करते हैं, और ये कैसे हमारे भीतर छिपा एक चुपचाप काम करने वाला दुश्मन है। आमतौर पर जब हम कोई काम टालते हैं, जब बार बार वही गलत फैसले दोहराते हैं, या जब हम अपने लिए टॉक्सिसिटी को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम इसे आलस, भाग्य या कमजोरी कह देते हैं। लेकिन ब्रियाना कहती हैं कि सेल्फ सैबोटाज दरअसल हमारे अंदर का एक संकेत है कि कुछ गहराई में अधूरा या टूटा हुआ है। यह आत्म तोड़फोड़ तब होती है जब हमारा कॉन्शियस माइंड, जागरूक मन,
कुछ चाहता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, उसे असुरक्षित मानता है। उदाहरण के लिए, आप सफलता चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर की कंडीशनिंग कहती है कि सफल लोग अकेले होते हैं, या अगर मैं आगे बढ़ा तो मुझे छोड़ दिया जाएगा। तो आप खुद को सफल होने से रोकते हैं, बिना ये समझे कि क्यों। इस अध्याय में बताया गया है कि सेल्फ सबॉटेज के पीछे भावनात्मक जड़ें होती हैं। डर, नाकामी या परिवर्तन का डर, गिल्ट और शर्म, बीते अनुभवों के कारण खुद को दंडित करना, कम आत्ममूल्य, जब आप खुद को उस चीज के लायक नहीं मानते जो आप पाना चाहते हैं। ब्रियाना लिखती हैं कि हमें सबसे पहले इस रुकावट को एक शत्रु नहीं, एक संकेत के रूप में देखना होगा। यह हमें दिखाता है कि हीलिंग की जरूरत कहाँ है और हम किन अनुभवों से अब तक जूझ रहे हैं। सेल्फ सैबोटाज अक्सर उन लोगों में ज्यादा होता है जो अंदर से बहुत अवेयर होते हैं, लेकिन इमोशनली एग्जॉस्टेड या वुंडेड भी होते हैं। ये लोग दूसरों की मदद तो कर सकते हैं, लेकिन खुद के लिए क्लैरिटी नहीं पा पाते। इस अध्याय का एक मजबूत संदेश ये है कि हमें खुद को कमजोर या नालायक मानना बंद करना होगा जब हम खुद को रोकते हैं। इसके बजाय हमें यह पूछना चाहिए, मैं किस चीज से डरा हुआ हूं? कौन सी पुरानी कहानी मैं अब भी दोहरा रहा हूं? क्या मैं खुद को उस चीज के लायक मानता हूं जो मैं चाहता हूं? जब हम इन सवालों से खुद का सामना करते हैं, तब हम अपने सबसे पुराने और गहरे घावों को देखने लगते हैं, और हीलिंग वहीं से शुरू होती है। अध्याय 2 हमें यह समझाता है कि सेल्फ सबोटाज कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म है जिसे अब बदलने की जरूरत है। जब हम इसकी जड़ों को पहचान लेते हैं और उससे कंपैशन के साथ डील करते हैं, तभी हम अंदर से मजबूत होकर आगे बढ़ सकते हैं। अध्याय 3 जागरूकता का निर्माण, बिल्डिंग अवेयरनेस। इसमें ब्रियाना विएस्ट बताती हैं कि आत्मविकास की शुरुआत कहीं बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से होती है, और उसकी पहली सीढ़ी होती है जागरूकता, अवेयरनेस। जब हम बार बार एक जैसी गलतियां करते हैं, नकारात्मक आदतों में फंसे रहते हैं या अपनी ही भावनाओं में उलझ जाते हैं, तो उसकी जड़ें हमारी अनजानी सोच और अनुभवों में होती हैं। यही कारण है कि जब तक हम अपने भीतर क्या चल रहा है इसे गहराई से समझ नहीं लेते, तब तक कोई भी बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। जागरूकता का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को बिना किसी जजमेंट के देखना, समझना और स्वीकार करना। ब्रियाना कहती हैं कि सेल्फ सैबोटाज की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह अक्सर हमारे अचेतन में छिपा होता है, और जैसे ही आप उसे पहचानने लगते हैं, उसकी शक्ति खत्म होने लगती है। इस अध्याय में लेखक ने जागरूकता विकसित करने के कई प्रभावशाली तरीके बताए हैं, जैसे कि नियमित रूप से जर्नल लिखना, यानी अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को कागज पर उतारना, जिससे आपको खुद को बेहतर समझने का मौका मिलता है। दूसरा तरीका है अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना, यानी यह देखना कि कौन सी स्थितियां या लोग आपको असहज करते हैं और क्यों। ये ट्रिगर्स आपके पुराने अनुभवों, डर या असुरक्षा से जुड़े हो सकते हैं। तीसरा जरूरी कदम है अपने पैटर्न्स पर ध्यान देना, जैसे क्या आप बार बार ऐसे रिश्तों में फंसते हैं जो आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं, या क्या आप हर बार सफल होने से पहले खुद को पीछे खींच लेते हैं। जब हम इन पैटर्न्स को पहचानते हैं तो हम असली जड़ तक पहुंच पाते हैं। ब्रियाना यह भी बताती हैं कि अवेयरनेस केवल जानना नहीं है, बल्कि यह एक गहरा, सक्रिय अनुभव है। यह उस अंधेरे कमरे में रोशनी जलाने जैसा है जहां आप पहली बार खुद को सही सही देख पा रहे होते हैं। वह कहती हैं, यू कांट फिक्स वॉट यू कांट सी, यानी जब तक आप देख नहीं पाते, आप ठीक नहीं कर सकते। पर लेखक यहां एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देती है, अवेयरनेस अकेले काफी नहीं है। केवल समस्या को जान लेना बदलाव नहीं लाता, उसके बाद जरूरत होती है इंटेंशन, यानी नीयत की, और कमिटमेंट, यानी प्रतिबद्धता की। बहुत से लोग अपनी समस्याओं को पहचानते तो हैं, पर उन्हें बदलने की जिम्मेदारी नहीं लेते। इसलिए यह अध्याय हमें जागरूकता के साथ साथ एक साहसिक निर्णय लेने के लिए भी प्रेरित करता है कि हम न केवल अपनी रुकावटों को पहचानें, बल्कि उन्हें बदलने के लिए संकल्प भी करें। इस अध्याय का सार यही है कि असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप अपने भीतर की दुनिया को देखना शुरू करते हैं। जब आप खुद को समझने लगते हैं
तो आप अपने पहाड़ की बनावट जान जाते हैं और तभी आप उसे चढ़ने के लिए तैयार हो पाते हैं। अध्याय 4, अतीत को छोड़ना, रिलीजिंग द पास्ट। इस अध्याय में ब्रियाना वियस्ट एक बेहद जरूरी सवाल उठाती हैं। क्या आप अपने अतीत को अभी भी अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी होने दे रहे हैं? इस अध्याय का मूल संदेश है कि जब तक आप अपने पुराने घावों, दर्द और पछतावे से चिपके रहते हैं, तब तक आप नए जीवन की ओर नहीं बढ़ सकते। हम में से ज्यादातर लोग अपने अतीत को पूरी तरह से जाने नहीं देते। हम उसे अपने साथ ढोते हैं, कभी शर्म के रूप में, कभी गुस्से के रूप में और कभी गहरी उदासी के रूप में। यह भावनात्मक बोझ हमें थका देता है और यही बोझ वह पहाड़ बन जाता है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। ब्रियाना बताती हैं कि अतीत से चिपके रहने का सबसे बड़ा कारण होता है अनफिनिश्ड इमोशन, यानी वे भावनाएं जिन्हें कभी पूरा जिया ही नहीं गया, जो कहीं अंदर अधूरी पड़ी रह गईं। इस अध्याय में लेखक समझाती हैं कि हीलिंग का मतलब अतीत को मिटाना नहीं है, बल्कि उसे सही रूप से देखना, स्वीकार करना और भावनात्मक रूप से रिलीज करना है। जब हम किसी दर्दनाक अनुभव को बिना ठीक से प्रोसेस किए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वह हमारे भीतर दबा रहता है और बार बार अलग अलग रूपों में बाहर आता है। एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, गुस्सा, लो सेल्फ वर्थ या असुरक्षित रिश्तों के रूप में। लेखक यह भी कहती हैं कि कभी कभी हम अपने पुराने दर्द को जाने नहीं देते, क्योंकि वह हमारी पहचान का हिस्सा बन चुका होता है। हम खुद को उसके साथ क्या हुआ था से जोड़ लेते हैं और उसे छोड़ने का मतलब लगता है जैसे हम खुद को छोड़ रहे हों। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत को छोड़ना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक साहसिक निर्णय है अपने लिए एक नई शुरुआत करने का। ब्रियाना इस अध्याय में हमें कुछ गहरे और प्रभावशाली इनर रिफ्लेक्शन से जोड़ती है। वह कहती हैं कि हमें खुद से यह पूछने की जरूरत है, मैं किसे माफ नहीं कर पाया हूं? कौन सी घटनाएं मुझे आज भी पीड़ा देती है? और सबसे जरूरी, मैं कब तक अपने पुराने अनुभवों को अपनी आजादी से ज्यादा महत्वपूर्ण मानता रहूंगा? अतीत से जुड़ी भावनाओं को छोड़ने का अर्थ है खुद को मुक्त करना। इसके लिए लेखक विजुअलाइजेशन, जर्नलिंग और फॉरगिवनेस जैसे गहरे इनर वर्क के तरीकों को सुझाती है। एक बेहद मार्मिक बात जो इस अध्याय में सामने आती है वह यह है कि हीलिंग लीनियर नहीं होती। यह सीधी रेखा की तरह नहीं चलती। कभी कभी आप सोचते हैं कि आपने सब ठीक कर लिया है, लेकिन फिर वही पुराना दर्द किसी ट्रिगर पर बाहर आ जाता है। यह सामान्य है और इसका अर्थ यह नहीं कि आप पीछे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप और गहराई में जाकर खुद को समझ रहे हैं। अध्याय का अंत इस भावना के साथ होता है कि जब आप अपने अतीत को सचमुच स्वीकार करते हैं और उसे जाने देते हैं, तो आप अपने भीतर की ऊर्जा को वापस पा लेते हैं। आप उस स्पेस को खाली करते हैं जहां अब नए अनुभव, नए रिश्ते और एक नया जीवन आकार ले सकता है। अध्याय 5, अपने पहाड़ को पहचानना, आइडेंटिफाइंग योर माउंटेन। ब्रियाना वियस्ट एक बेहद जरूरी बिंदु पर रोशनी डालती है। आपका पहाड़ क्या है, यानी वह सबसे बड़ी बाधा क्या है जो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रही है? यह पहाड़ कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि आपका ही एक आंतरिक संघर्ष होता है। कोई आदत, कोई डर, कोई पुराना विश्वास या कोई ऐसा पैटर्न जो बार बार आपको वहीं ले आता है जहां आप नहीं रहना चाहते। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करती हैं कि जब तक हम अपने जीवन की उस प्रमुख रुकावट को स्पष्ट रूप से पहचानते नहीं, तब तक हम उससे पार नहीं पा सकते। बहुत बार हम खुद से भी झूठ बोलते हैं। हम कहते हैं कि हमें पता नहीं क्या रोक रहा है, जबकि भीतर कहीं ना कहीं हमें इसका एहसास होता है, लेकिन हम उसका सामना करने से बचते हैं। ब्रियाना कहती हैं कि अपने पहाड़ को पहचानने का मतलब है रेडिकल ऑनेस्टी, यानी स्वयं के साथ पूरी तरह ईमानदारी। इसका मतलब है अपने सबसे गहरे डर, असुरक्षा और असली कारणों को स्वीकार करना जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। यह आसान नहीं होता, क्योंकि कई बार हमारा पहाड़ कोई बुरी आदत नहीं होती। वह कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते, कोई सपना हो सकता है जो अब हमें खुशी नहीं देता, या कोई पुरानी पहचान जिसे हम पकड़ कर बैठे हैं क्योंकि वह हमें कंफर्ट देती है। इस अध्याय में
ब्रियाना हमें कुछ जरूरी आत्म प्रश्न पूछने को कहती हैं, जैसे क्या मेरे जीवन में कोई ऐसा पैटर्न है जो बार बार दोहराया जा रहा है? क्या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जिसे करते हुए मैं अंदर ही अंदर खोखला महसूस करता हूं? क्या मैं किसी दर्दनाक सच्चाई से मुंह मोड़ रहा हूं? इन सवालों के जवाब हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि आपको अपने पहाड़ को क्लियरली नाम देना होगा। सिर्फ इतना कहना कि मैं स्टक हूं काफी नहीं है, बल्कि यह जानना जरूरी है कि मैं डर के कारण खुद को छोटा रख रहा हूं या मैं अप्रूवल पाने की लालसा में खुद को खो बैठा हूं। ब्रियाना यह भी कहती हैं कि अक्सर हमारा पहाड़ वही होता है जिसमें हमारा सबसे गहरा घाव छुपा होता है। यह वह जगह होती है जहां ट्रांसफॉर्मेशन सबसे जरूरी होती है, लेकिन जहां जाना सबसे मुश्किल होता है। इसलिए यह अध्याय हमें न केवल अपने पहाड़ को पहचानने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि उस दिशा में देखना कितना आवश्यक है जहां हमें सबसे अधिक डर लगता है, क्योंकि वहीं पर हमारी सबसे बड़ी ताकत भी छुपी होती है। इस अध्याय का सार यही है, आपकी पहाड़ी वह स्थान है जहां सभी आपकी दर्द को संग्रहित किया जाता है और भी जहां आपकी सबसे बड़ी शक्ति रहती है। जब आप इस पहाड़ को पहचान लेते हैं तो आप न केवल बदलने के लिए तैयार होते हैं, बल्कि आप पहली बार अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ते हैं जहां असली स्वतंत्रता और आत्मपूर्ति मिलती है। अध्याय 6, टूटे हुए हिस्सों में खुदाई, डिगिंग थ्रू द रबल। जब हम अपने अंदर छिपे हुए दर्द, डर और आत्मसंदेह की परतों को हटाना शुरू करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे किसी मलबे के नीचे कुछ दबा हुआ हो, कुछ बिखरा, कुछ टूटा हुआ, कुछ छिपा हुआ। इस अध्याय में ब्रियाना वेस्ट बताती हैं कि आत्म परिवर्तन केवल एक उज्ज्वल भविष्य की ओर चलना नहीं है, बल्कि यह उस अंधेरे और धूल भरे अतीत की परछाइयों में उतरना भी है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। असली हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां हम अपने पुराने घावों की जड़ में जाकर उन्हें समझने, महसूस करने और उन्हें फिर से अर्थ देने की हिम्मत दिखाते हैं। लेखिका इस अध्याय में स्पष्ट करती है कि हर व्यक्ति के भीतर एक आत्मा की गहराई होती है जहां बचपन के अनुभव, रिश्तों की टूटन, सामाजिक कंडीशनिंग और असफलताओं के निशान दबे होते हैं। जब तक हम इन भावनाओं की परतों को गहराई से नहीं समझते, तब तक हम सिर्फ सतही हीलिंग कर पाते हैं। इसलिए यह अध्याय पाठक को खुद से कुछ कठिन लेकिन जरूरी सवाल पूछने को प्रेरित करता है। क्या मेरी कोई आदत दरअसल मेरे दर्द को छुपाने का जरिया है? क्या मेरी सफलता की प्यास असुरक्षा से उपजी है? मैं कौन सा सच स्वीकारने से डरता हूं? ब्रियाना यहां पर एक अहम भावनात्मक बिंदु उठाती है, इमोशनल सप्रेशन, भावनाओं को दबाना। बहुत से लोग अपने जख्मों को नजरअंदाज करके सोचते हैं कि वे मजबूत बन गए हैं, जबकि हकीकत यह है कि वे उस दर्द से बचने के लिए खुद से दूरी बना लेते हैं। यह अध्याय बताता है कि अगर हम वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें उन टूटे हिस्सों को हाथ में लेना होगा, चाहे वो शर्म हो, पछतावा हो, अकेलापन हो या अस्वीकार किए जाने का दर्द। हीलिंग तभी होती है जब हम उन भावनाओं को फुली एक्नॉलेज करते हैं और उनसे भागना बंद करते हैं। इस अध्याय में ब्रियाना एक और क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करती हैं, आपके भावनाएं संदेशवाहक हैं, न कि दुश्मन। यानी आपकी भावनाएं आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी कहानियों की दूत होती हैं। जब आप गुस्से को गहराई से समझते हैं तो वो शायद असहायता से उपजा हो सकता है। जब आप उदासी को सुनते हैं तो वो शायद किसी खोई उम्मीद की कहानी कह रही होती है। इस अध्याय में पाठक को यह समझाया जाता है कि हीलिंग का रास्ता तब खुलता है जब आप इन भावनाओं को सप्रेस करने की बजाय उनसे संवाद करना शुरू करते हैं। डिगिंग थ्रू द रबल एक पेनफुल प्रक्रिया जरूर है, लेकिन यह आपके भविष्य की नींव बनाती है। जब आप भीतर की परतों को साफ करते हैं तो आपको यह भी दिखने लगता है कि आपने कितनी ताकत से सब सहा है और कैसे हर गिरावट ने आपको सिखाया है कि आप टूटने के बावजूद अभी भी खड़े हैं। लेखक इस अध्याय को एक बहुत ही सशक्त संदेश के साथ समाप्त करती हैं। अगर आप मलबे से डरते हैं तो आप कभी पुनर्निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने टूटे हिस्सों में खुदाई कीजिए, क्योंकि वहीं से एक नया, मजबूत और सच्चा आप जन्म लेता है। अध्याय 7,
बताता है कि नया जीवन बनाने का मतलब है अपने सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को दोबारा चुनना। जब हम दर्द, डर या असुरक्षा के इर्द गिर्द जीना छोड़ देते हैं, तब हमें नए मूल्यों और नए दृष्टिकोणों की आवश्यकता होती है। यह अध्याय पाठक को सिखाता है कि हम किन बातों को अपनी नई पहचान का हिस्सा बनाएं, कौन सी आदतें, कौन से विचार और कौन से रिश्ते उस नए जीवन के लिए उपयुक्त हैं जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। ब्रियाना कहती हैं कि यह प्रक्रिया अंदर से शुरू होती है। थॉट आर्किटेक्चर यानी विचारों की वास्तुकला। आपकी सोच आपके नए जीवन का नक्शा होती है। अगर आप अब भी वही पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, लोग मुझे नहीं समझते, मुझे खुद पर भरोसा नहीं, को दोहराते रहेंगे, तो आप नए जीवन की दीवारें नहीं उठा पाएंगे। इसलिए इस अध्याय में लेखक पाठकों को आत्म जागरूकता के जरिए अपने सोचने के तरीकों की मरम्मत करने के लिए कहती हैं। इस अध्याय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह भी कही गई है कि आपको किसी और की मंजिल की तरह अपने नए जीवन की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अक्सर हम सोशल मीडिया, समाज या परिवार की उम्मीदों के हिसाब से अपनी पहचान गढ़ने लगते हैं, लेकिन असली आत्मनिर्माण तब होता है जब हम ईमानदारी से यह तय करते हैं, मैं क्या चाहता हूं, मेरा अर्थ क्या है, मेरी खुशी किसमें है। लेखक इस अध्याय में सुझाव देती हैं कि आप अपने नए जीवन की नींव ऑथेंटिसिटी यानी सच्चाई पर रखें, न कि कंपैरिजन, गिल्ट या प्रेशर पर। इसके साथ ही इस अध्याय में छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स भी बताए गए हैं जो नए जीवन की नींव को मजबूत करते हैं, जैसे कि अपनी सुबह की शुरुआत सोच समझकर करना, इंटेंशनल मॉर्निंग्स, छोटी डेली विंस पर ध्यान देना, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करना, बाउंड्रीज बनाना और उन्हें असर्टिवली लागू करना। ब्रियाना इस बात पर जोर देती हैं कि यह परिवर्तन धीमा, अस्थिर और कभी-कभी थकाऊ भी हो सकता है, लेकिन यही इसका सौंदर्य है। आप अब एक ऐसा जीवन बना रहे हैं जो बाहरी वैलिडेशन के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक सच्चाई के साथ जीने के लिए है। अध्याय का अंत एक बहुत ही प्रेरणादायक वाक्य से होता है, आपको फिर से बनाने के लिए नहीं, बल्कि आप अपनी सच्चाई के साथ जीने के लिए हैं। You are rebuilding to return to who you were before the world told you who to be। यानी आप खुद को किसी और में बदलने के लिए नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के रूप में लौटने के लिए फिर से बना रहे हैं जो आप थे, इससे पहले कि दुनिया ने आपको कुछ और बना दिया। अध्याय 8, अपनी कहानी को फिर से लिखना, रीराइटिंग योर स्टोरी। यह अध्याय उस मुकाम को दर्शाता है जहां इंसान आत्मा की गहराइयों में उतरने के बाद अब अपनी जिंदगी की नई पटकथा लिखने के लिए तैयार होता है। एक ऐसी कहानी जिसे अब डर, पछतावे या दूसरों की अपेक्षाएं नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की सच्ची आवाज लिखेगी। ब्रियाना विस्ट कहती हैं कि हम सब किसी स्टोरी में जी रहे होते हैं, एक ऐसी कहानी जो हमने अपने अनुभवों, बचपन की कंडीशनिंग, समाज के संदेशों और असफलताओं से घड़ी होती है। जैसे, मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे खुद पर भरोसा नहीं। ये सब हमारी इनर नैरेटिव यानी भीतर की कहानी के हिस्से बन जाते हैं। लेकिन इस अध्याय में ब्रियाना एक जबरदस्त सच्चाई बताती हैं, आप कहानी नहीं हैं, आप कहानी लिखने वाले हैं। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत गहरी बात से होती है, हीलिंग इजंट बिकमिंग समवन एल्स, इट्स अनबिकमिंग हु यू आर नॉट। हीलिंग का अर्थ है किसी और में बदलना नहीं, बल्कि वह सब कुछ हटाना जो आप कभी थे ही नहीं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि पुरानी कहानी को तोड़ने का पहला कदम है सच को देखना। हमें ये पहचानना होगा कि जो कहानियां हमारे दिमाग में चलती हैं वे तथ्य नहीं हैं, वे पर्सपेक्टिव्स हैं, वे किसी पुराने अनुभव पर आधारित हमारी व्याख्या है, पर जरूरी नहीं कि वे आज की सच्चाई भी हों। ब्रियाना हमें कहती हैं कि अपनी नई कहानी लिखने के लिए आपको पहले खुद से यह सवाल पूछना होगा, मैं खुद को किस रूप में देखना चाहता हूं, मेरे जीवन में किस बात को अब केंद्र में होना चाहिए, डर या उद्देश्य, मैं कौन सा बदलाव स्थायी रूप से अपनाना चाहता हूं। इस अध्याय में एक सशक्त तकनीक बताई जाती है, नैरेटिव शिफ्टिंग। इसका मतलब है, 1, अपने लिमिटिंग बिलीफ को पहचानिए, जैसे मैं दूसरों को कभी खुश नहीं कर सकता। 2, उसकी जड़ को समझिए, यह विचार कहां से आया। 3,
और फिर उसे एक एम्पावरिंग बिलीफ से बदलिए, जैसे मुझे खुद को खुश करना सबसे पहले आता है और वही मेरा असली सामर्थ्य है। ब्रियाना यह भी कहती हैं कि नई कहानी तभी प्रभावी होती है जब वह केवल विचार नहीं बल्कि एक्शन में भी उतरे। इसका अर्थ है आपकी नई पहचान के अनुरूप नई आदतें, नए फैसले और नए संबंध बनाना। जब आप खुद को एक सशक्त, रचनात्मक और प्यार योग्य इंसान मानते हैं तो आप वैसे ही निर्णय लेने लगते हैं और वही आपकी नई कहानी को वास्तविकता में बदलता है। अध्याय का अंतिम संदेश बेहद प्रेरणादायक है। You do not have to carry the weight of who you've been. You are allowed to begin again. आपको अपने पुराने मैं का बोझ उठाने की जरूरत नहीं। आपको फिर से शुरुआत करने का पूरा अधिकार है। कुछ सुझाव जो इस पुस्तक की शिक्षा को जीवन में उतारने में मदद करेंगे। 1. डेली जर्नलिंग करें। हर दिन सुबह या रात को कुछ मिनटों के लिए लिखें। आपने आज कैसा महसूस किया, कौन से लिमिटेड बिलीफ ने उभारा और आप उसे कैसे बदलना चाहते हैं। 2. अपने ट्रिगर पॉइंट्स पहचानें। कौन सी बातें आपको बार बार दुखी करती हैं या पीछे खींचती हैं, उन्हें समझकर उनके पीछे की कहानी को दोबारा लिखना शुरू करें। 3. छोटे छोटे विजन सेट करें। एकदम बड़े बदलाव की सोच से बचें। हर हफ्ते, हर महीने एक नई सोच, एक नई आदत जोड़ें, जैसे मैं हर सुबह खुद को अफर्म करूंगा कि मैं काबिल हूं। 4. एक हीलिंग साथी बनाएं। कोई दोस्त, परिवार या थेरेपिस्ट जो आपकी यात्रा में आपको सुन सके, मार्गदर्शन दे सके और आपको अकाउंटेबिलिटी में रख सके। 5. खुद के प्रति दयालु बने। हर गलती को आलोचना नहीं बल्कि सीखने का अवसर मानिए। यह एक अभ्यास है और अभ्यास में गिरना भी जरूरी हिस्सा है। 6. वर्तमान को गले लगाइए। ब्रियाना कहती हैं, पास्ट इज इंफॉर्मेशन नॉट आइडेंटिटी। बीता हुआ कल केवल एक सूचना है, आपकी पहचान नहीं। अपनी नज़र को आज पर केंद्रित कीजिए। द माउंटेन इज यू सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक दर्पण है जो आपको आपका असली चेहरा दिखाता है और साथ ही वह सीढ़ियां भी जो आपको उस शिखर तक पहुंचा सकती हैं जिसे आप सचमुच डिजर्व करते हैं। यह यात्रा आसान नहीं लेकिन बेहद सार्थक है। याद रखिए, आप ही वो पहाड़ हैं और आप ही वो चढ़ाई भी जो आपको खुद तक पहुंचाएगी। दोस्तों, जब जिंदगी कठिन हो जाती है, जब भीतर एक अजीब सी खींचातानी चलती है, तो अक्सर हम सोचते हैं कि हम बाहर की दुनिया से लड़ रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारी सबसे बड़ी जंग हमारे अपने भीतर से होती है। यही संदेश इस किताब ने हमें दिया है कि हमारा सबसे बड़ा पहाड़ बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। हमारे डर, संदेह, आदतें और वो कहानियां जो हमें सालों से पीछे खींच रही हैं, यही हैं वो पहाड़ जिन्हें हमें चढ़ना है। लेकिन ये किताब ये भी कहती है कि आप उस पहाड़ को पार कर सकते हैं। आप में वो ताकत है जो जमीन पर पड़े इंसान को फिर से खड़ा कर सकती है। आपने जो कुछ भी सहा है, जो भी सीखा है, वो सब आपको तैयार कर रहा है एक नए जीवन के लिए। अब वक्त है कि आप उस पुरानी कहानी को पीछे छोड़ें और अपनी नई कहानी खुद लिखें। एक ऐसी कहानी जिसमें आप हारने वाले नहीं बल्कि विजेता हैं। तो चलिए, आज इस वीडियो के अंत में एक छोटा सा वादा करते हैं कि अब हम उस पहाड़ से भागेंगे नहीं बल्कि उसका सामना करेंगे, उसे चढ़ेंगे, क्योंकि वो पहाड़ हम खुद हैं और हम ही हैं जो उस पर चढ़ सकते हैं। याद रखिए, जब आप बदलते हैं तभी आपकी जिंदगी भी बदलती है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी कहानियां जो आपको खुद से मिलवाएंगी। धन्यवाद।